सभी को नमस्कार। फिजिक्स ई पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे। आज की क्लास में हमेशा की तरह आज फिर हम फिजिक्स की एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे और साथ ही उस प्रॉब्लम से जुड़े हुए सारे कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं आज की प्रॉब्लम। तो देखो, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज का प्रॉब्लम क्लासिकल मैकेनिक्स का है, प्योर रोलिंग से रिलेटेड। तो देखो, देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन बोल क्या रहा है। A upright ring of mass m is projected into a rough horizontal surface with an initial horizontal speed v naught। है ना, इनिशियली आपने एम मास की कोई रिंग है उसको हॉरिजॉन्टल सरफेस पे इनिशियली वी नॉट रफ्तार से प्रोजेक्ट किया विदाउट स्पिनिंग, है ना, इनिशियली वो रोटेट नहीं कर रही है, सो दैट इट स्लाइड, है ना, ये स्लाइड करे। द फ्रिक्शन एफ कोजेज द रिंग टू लूज ट्रांसलेशनल स्पीड एंड टू एक्वायर एन एंगुलर स्पीड, है ना। फ्रिक्शन फोर्स की वजह से फिर क्या होगा, जो आपका ट्रांसलेशनल स्पीड है वो कम होगा और एंगुलर स्पीड आपका बढ़ेगा। अब पूछ रहा है द टाइम आफ्टर विच रिंग डज नॉट स्लाइड इज गिवन बाय। कितने समय बाद रिंग आपका स्लाइड नहीं करेगा, इट मीन्स कितने समय बाद वो क्या करेगा, बेसिकली आपका प्योर रोलिंग करेगा ना, कितने समय बाद वो प्योर रोलिंग करेगा। और प्योर रोलिंग की कंडीशन अपन जानते हैं v इक्वल टू ओमेगा, मतलब कब तक ये v इक्वल टू ओमेगा अचीव करेगा, ये पूछ रहा है। तो देखो, सबसे पहले इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करें। तो देखो, अपन एक हॉरिजॉन्टल सरफेस बना लेते हैं। देखो, ये अपना हॉरिजॉन्टल सरफेस, इसमें मान लेते हैं कि अपना ये बेसिकली अपना रिंग है, ये अपना रिंग हो गया, रेडियस आर, यहाँ से ले लेते हैं मास एम है और रेडियस आर है, ठीक है। इनिशियली देखो गिवन है ओमेगा जीरो है, ओमेगा तो जीरो है, और जो आपका रफ्तार होगा वो अपने को दे रखा है इनिशियल वी नोट रफ्तार दे रखा है। अब देखो, इनिशियली अपने को दे रखा है। अब देखो, इस पे क्या लग रहा है, बेसिकली पीछे की तरफ, है ना, इनिशियली रफ्तार दी। अब पीछे की तरफ इस पे क्या लग रहा है, फ्रिक्शन एफ, फ्रिक्शन पीछे की तरफ क्या लग रहा है एफ। अब क्या होगा, इनिशियली वी नोट था, ओमेगा जीरो था, अब ये फ्रिक्शन क्या करेगा, फ्रिक्शन चूंकि पीछे की तरफ लग रहा है तो फ्रिक्शन इसकी ट्रांसलेशनल स्पीड को डिक्रीज करेगा। इट मीन इसका वी क्या होगा, समय के साथ डिक्रीज होगा। और चूंकि ये और फ्रिक्शन की वजह से टॉर्क कैसे लगेगा, इसका फ्रिक्शन की वजह से इस पर टॉर्क लगेगा क्लॉकवाइज, टॉर्क किस पे लगेगा, क्लॉकवाइज, जिसको अपन जिसकी वजह से एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा अल्फा, टॉर्क लगेगा इस पे क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज वजह से इसका एंगुलर स्पीड पहले जीरो था, धीरे धीरे इंक्रीज होगा, इट मीन ओमेगा इसका इंक्रीज होगा। करते करते एक टाइम ऐसा आएगा कि ये अचीव कर लेगा वी इज इक्वल टू ओमेगा आर, है ना, और इसके बाद ये क्या करेगा, फिर प्योर रोलिंग करेगा, है ना, स्लाइड नहीं करेगा। तो ये अपने से पूछा कि कितने समय बाद ये प्योर रोलिंग करेगा। तो मान लेते हैं ये अपनी सिचुएशन एट टी इज इक्वल टू जीरो समय, है ना। अब लिख देते हैं एट टी इज इक्वल टू टी टाइम पे सिचुएशन क्या होगी। तो मान लेते हैं एट टी इज इक्वल टू टी पे ये आपकी सिचुएशन है एट टी इज इक्वल टू टी टाइम पे, है ना। यहाँ पे मान लेते हैं इसका एंगुलर स्पीड है वो ओमेगा है, और जो ट्रांसलेशनल स्पीड है उसको मान लेते हैं अपन बेसिकली वी मान लेते हैं, और यहाँ से वैलिड होगा वी इज इक्वल टू ओमेगा, क्योंकि यहाँ पे ये क्या करने लग गया है, स्लाइड नहीं कर रहा, प्योर रोल करने लग गया। ठीक है सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, इसका रेडियस आर ही है, ओमेगा वी हो गया। अब देखो कैसे अप्रोच करेंगे। तो अपने से पूछा कि टाइम कितना लगेगा, सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया टाइम कितना लगेगा, ठीक है। जैसे अपन लेट से इसमें मान लेते हैं इसका बेसिकली मान लेते हैं, देखो इस पे ट्रांसलेशनल मोशन में फ्रिक्शन फोर्स की वजह से इस पे एंगुलर लीनियर एक्सेलरेशन आएगा, लीनियर एक्सेलरेशन मान लेते हैं अपन ए, और इसका एंगुलर एक्सेलरेशन मान लेते हैं अल्फा, ठीक है। अब देखते हैं इसको कैसे करते हैं। तो सबसे पहले देखो इसमें क्या करना पड़ेगा अपने को बेसिकली टाइम पूछा है, और चूंकि देखो फ्रिक्शन फोर्स कांस्टेंट है, इसलिए आपका इसका जो लीनियर एक्सेलरेशन है ये भी कांस्टेंट होगा, और इसका जो एंगुलर एक्सेलरेशन ये भी कांस्टेंट होगा। तो अपन दोनों टाइप की इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, है ना। एक बार यूज करेंगे अपन ट्रांसलेशनल इक्वेशन ऑफ मोशन, और फिर करेंगे रोटेशनल, फिर दोनों इक्वेशन से अपन टी को वी को एलिमिनेट करके अपन जो भी चाहिए इक्वेशन में वो निकाल लेंगे। तो देखो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, सबसे पहले अपन लगाते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन अप्लाई ट्रांसलेशनल इक्वेशन ऑफ मोशन। तो देखो क्या होगा ट्रांसलेशन, तो अपन क्या लिखेंगे, एफ नेट इज इक्वल लिखते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब देखो एक्सेलरेशन अपन ने फॉरवर्ड डायरेक्शन माने, फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, तो अपन क्या लिखेंगे इसको बेसिकली नेट फोर्स पे कितना माइनस एफ इज इक्वल टू एम ए। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ गई अपनी, ए की वैल्यू आएगी बेसिकली माइनस टाइम एफ बाई एम, ये अपनी ए की वैल्यू आ जाएगी बेसिकली माइनस टाइम एफ बाई एम।
जैसे एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी तो अपन लगाएंगे इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना। टी टाइम पे रफ्तार, देखो इनिशियल वेलोसिटी पता है अपने को, और टी टाइम पे अपने को रफ्तार निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, वी फाइनल, वी इज इक्वल टू इनिशियल प्लस ए टी। अब देखो वी इज इक्वल टू, वी इनिशियल तो पता है, ये अपने निकाले माइनस एफ बाई एम इंटू टी, ये होगा। देखो वी और टी में एक रिलेशन आ गए, इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब देखो आगे बढ़ते हैं अपन, आगे क्या करेंगे, नाउ अपन अप्लाई करेंगे एंगुलर इक्वेशन ऑफ मोशन। नाउ अप्लाई एंगुलर इक्वेशन ऑफ या रोटेशनल इक्वेशन ऑफ मोशन, रोटेशनल इक्वेशन ऑफ मोशन। अब देखो कैसे अप्लाई करेंगे, तो एंगुलर इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं, टू इज इक्वल टू आई अल्फा। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली, जो स्टैटिक फ्रिक्शन ये वाली अपनी लेंथ, ये होगा रेडियस इसका आर, आपका जो बेसिकली ये रिंग का रेडियस हो जाएगा आपका आर, और तो जो आपका सेंटर ऑफ मास के बाद टॉर्क लगेगा वो एफ इंटू आर लगेगा, और क्लॉकवाइज लगेगा, और एंगुलर एक्सेलरेशन भी अपन ने क्या माना है, क्लॉकवाइज माना है। तो कितना हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा बेसिकली एफ इंटू आर इज इक्वल टू आई, आई है रिंग का होता हुआ एम आर स्क्वायर होता है इंटू अल्फा, एक आर सी कार कैंसिल आउट, अल्फा आएगा एफ बाई एम आर, अल्फा बेसिकली आएगा एफ बाई एम आर, ये अपने पास अल्फा आ गया। अब देखो अगर अपने पास अल्फा आ गया, इनिशियल एंगुलर स्पीड जीरो है, तो टी टाइम बाद एंगुलर स्पीड क्या होगी अपन निकाल सकते हैं, कैसे, वही अगेन ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल जीरो है प्लस अल्फा टी, टी टाइम बाद कितना होगा, तो ओमेगा ये जीरो प्लस अल्फा की वैल्यू आ गई एफ टी बाई एम आर, यहाँ से आर को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो ओमेगा आर इज इक्वल टू आएगा एफ टी बाई एम। अच्छा इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, वी, तो वी इज इक्वल हो जाएगा एफ टी बाई एम। तो यहाँ से मेरे पास वी की वैल्यू और आ गई है ना, क्योंकि ओमेगा आर को फिर लिख सकता हूँ प्योर रोलिंग के केस में, वी इज इक्वल टू ओमेगा, है ना, वी इज इक्वल टू ओमेगा आर अपन लिख सकते हैं ऐसा, तो मैंने ओमेगा आर को भी लिख दिया। अब देखो इस इक्वेशन को 2 दे रहा हूँ, अब इक्वेशन 1 और 2 से अपन क्या करेंगे, बेसिकली टी को निकाल लेंगे, है ना, वी की वैल्यू पुट करेंगे, और वहाँ से अपने पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, टी की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो 1 और 2 से देखो क्या होगा, वी की जगह रखेंगे एफ टी बाई एम इज इक्वल टू वी नोट और माइनस एफ टी बाई एम। इसको जब सोल्व करेंगे तो यहाँ से वी नोट इज इक्वल टू कितना आएगा, 2f टी बाई एम, और यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, t इज इक्वल टू आ जाएगा एम वी नोट अपॉन 2f, एम वी नोट अपॉन 2f। तो ये देखो अपनी वैल्यू आई एम वी नोट अपॉन 2f। अब देख लेते हैं अपना कौन सा ऑप्शन इसमें मैच हो रहा है, एम वी नोट अपॉन 2f। तो देखो एम वी अपॉन 2 नोट अपना कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो एम वी नोट अपॉन 2f। ये तो देखो हो गया सिंपल इस क्वेश्चन का आंसर। और ये क्वेश्चन आपकी रिसेंटली बेसिकली मई में हुई, मई 2025 में हुई, आरपीएससी साइंटिफिक ऑफिसर का क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखो और क्या पूछ सकती है आरपीएससी, है ना, आरपीएससी अदर एग्जाम में इससे रिलेटेड और क्या क्या पूछा जा सकता है। तो देखो एक बात तो पता चल गई अपने को कि टी निकाल लिया, दूसरा देखो एक ये पूछ सकता है कि ये बेसिकली टी टाइम बाद वी और ओमेगा कितना होगा, एक तो ये पूछ सकता है। दूसरा अपने से क्या पूछ सकता है, एक अपने से ये भी पूछा जा सकता है कि बेसिकली एक अपने से ये भी पूछा जा सकता है कि यहाँ से यहाँ तक इनिशियल सिचुएशन और फाइनल सिचुएशन को अचीव करने के बीच में इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, बेसिकली डी कितना है, ये भी अपने से पूछा जा सकता है। टी पूछ लिया, डी पूछ सकता है, और वी और ओमेगा पूछ सकता है। तो देखो इनको भी वन बाई वन सोल्व करते हैं। तो देखो टी आ गया अपने पास। अब देखो टी को अपन इक्वेशन 2 में रखेंगे, है ना, तो इसको इक्वेशन 3 दें, तो 2 और 3 से अपने पास क्या आ जाएगा, बेसिकली टी एलिमिनेट हो जाएगा, तो वी इन टर्म ऑफ वी नोट आ जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 क्या लिख सकते हैं अपन, फ्रॉम फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 यहाँ से कितना आ जाएगा, वी इज इक्वल टू अपना आएगा बेसिकली एफ टी बाई एम, तो एफ बाई एम और टी की जगह रखेंगे एम वी नोट बाई 2f। तो देखो एफ से एफ कैंसिल आउट, एम से एम कैंसिल आउट, इम्प्लाइज वी इज इक्वल टू आएगा बेसिकली आपका वी नोट बाई 2। तो ये अपना हो गया वी, तो अपने पास वी भी आ गया, देखो यहाँ से एक आ गया वी। अब पूछ सकता है ओमेगा, तो सिंस ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, वी बाई आर, तो ये कितना आ जाएगा, वी नोट बाई 2r। तो देखो ओमेगा भी आ गया, तो वी आ गया, ओमेगा आ गया अपने पास, और टाइम आ गया, 3 चीज़ें आ गई। अब देखो आगे देखते हैं अपन और क्या पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। तो देखो डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए अपन जानते हैं अगेन कौन सा इक्वेशन मोशन यूज करेंगे, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन मोशन या थर्ड भी यूज कर सकते हैं। तो देखो फ्रॉम
नाउ फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, अब अपन डी कैलकुलेट कर रहे हैं, है ना। तो डी कितना आएगा, देखो फ्रॉम सेकेंड ऑफ इक्वेशन डी इज इक्वल टू वी नोट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये होगा। अब सारी वैल्यूज पुट कर दो, डी इज इक्वल टू वी नोट टी की वैल्यू पता है अपने को, अभी भी निकाली अपन ने, टी इज इक्वल टू अपने पास आया था एम वी नोट अपॉन 2 एफ, तो आएगा एम वी नोट अपॉन 2 एफ, और एक्सलेरेशन कितना है, माइनस आ जाएगा 1/2, ये है आपका एफ बाई एम एक्सलेरेशन, और टी अगेन एम वी नोट अपॉन 2 एफ का होल स्क्वायर। तो देखो इसको जब सोल्व करेंगे फर्दर अपन, इसको जब फर्दर सोल्व करेंगे अपन आगे, इम्प्लाइज डी इज इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, देखो यहाँ से आएगा एम वी नोट स्क्वायर बाई 2 एफ माइनस, ये देखो कितना हो जाएगा, ये बनेगा यहाँ से एम स्क्वायर, तो एक एम से एक एम कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से एक एफ से एक एफ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर तो बनेगा एम वी स्क्वायर अपॉन, नीचे देखो क्या बनेगा, यहाँ से 4 और 4 2 या 8, तो ये बन जाएगा 8। इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो डी की वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी, यहाँ से आएगी डी की वैल्यू आएगी 3/8 एम वी नोट स्क्वायर बाई, अच्छा नीचे एक एफ भी रहेगा ना, एक एफ रहेगा, स्क्वायर से एक एफ कटा ही बच गया, तो एम वी नोट स्क्वायर बाई एफ, तो ये अपना क्या आ जाएगा टोटल डिस्टेंस। तो देखो तीन चीज़ें कैलकुलेट कर ली अपने, यहाँ से टोटल टाइम निकाल लिया, डिस्टेंस निकाल लिया और ये निकाल लिया। अब देखो इस क्वेश्चन में अपने से पूछा गया टोटल टाइम, अगर आपसे इसी क्वेश्चन में ओमेगा पूछता तो एक मेथड तो यही है, अपन दो इक्वेशन मोशन लगाते, वहाँ से टी आता, टी को एलिमिनेट करते, पहले टी आता फिर टी को रख के वी निकाल लेते, एक तरीका तो ये। पर अगर इसी क्वेश्चन में अपने से सिर्फ वी पूछता तो एग्जाम में अपन टाइम अपन बता सकते हैं, तो ओमेगा और वी अपन दूसरे मेथड से भी निकाल सकते हैं, कैसे, उसी मेथड को अपन अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो अपना जो सेकंड मेथड होगा, सेकंड मेथड आपका किसका, टू कैलकुलेट ओमेगा एंड वी, ये देखो कैसे करेंगे, ओमेगा और वी को अपन सीधा डायरेक्ट किस मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं, देखो उसमें अपन लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। देखो एक चीज़ अपने को पता है, अपन बेसिक जानते हैं, अपन किसी भी मोशन में किसी भी पॉइंट के अबाउट कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम तभी लगा सकते हैं जब उस पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो। तो सबसे पहले तो अपने को इस मोशन में ऐसा एक पॉइंट ढूंढना पड़ेगा जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो। तो सबसे पहले अपन देखते हैं जैसे सेंटर ऑफ मास, तो देखो सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क जीरो देखते हैं कि नहीं है, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट देखो जो एम है वो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है तो एम का तो जीरो होगा, नॉर्मल ऊपर की तरफ लग गया उसका भी जीरो होगा, पर देखो आपका फ्रिक्शन है उसका जीरो नहीं हुआ, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट तो टॉर्क जीरो नहीं। अब देखते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, अपन देखते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की अगर बात करें तो ये अपना है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पी, जिसको मैं कह रहा हूँ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इस पॉइंट के अबाउट देखो एम का टॉर्क भी जीरो और फ्रिक्शन का भी फोर्स जीरो है, फ्रिक्शन का भी टॉर्क जीरो है, क्योंकि दोनों ही फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन इस पॉइंट से पास हो रही है। तो इस पॉइंट के अबाउट अपन क्या कंजर्व कर सकते हैं, बेसिकली एंगुलर मोमेंटम को क्या कर सकते हैं, हमेशा कंजर्व रहेगा। तो अपन अप्लाई करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट कॉन्टैक्ट पॉइंट, तो क्या करेंगे अप्लाई, अपन करेंगे वैसे अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट कॉन्टैक्ट पॉइंट। तो देखो अपन लिखेंगे एल इनिशियल इज इक्वल टू एल फाइनल। अब देखो इनिशियल कितना होगा, इनिशियली पार्टिकल रोटेट कर नहीं रहा है तो सिर्फ मूव कर रहा है, तो कॉन्टैक्ट पॉइंट के अबाउट कितना होगा, देखो आपका हो जाएगा एम वी नोट आर, तो अपन लिखेंगे एम वी नोट आर इज इक्वल टू, उसके बाद फाइनल देखो रोटेट भी कर रहा है और आपका ट्रांसलेशन मोशन भी है, तो अपन क्या लिखेंगे आई ओमेगा प्लस एम वी आर, है ना। इनिशियली वी नोट था और आफ्टर फाइनल क्या है वी आपका। अब देखो इसको लिखता हूँ एम वी नोट आर, आई को लिख सकता हूँ एम आर स्क्वायर, और बेसिकली ओमेगा को क्या लिख सकता हूँ वी आर प्लस एम वी आर। देखो एम से एम कैंसिल आउट, एक आर से एक आर कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से देखो कितना बना अपना, सॉरी ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा वी बाई एम, है ना, थोड़ा सा ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा वी बाई आर, ओमेगा इज इक्वल टू होगा बेसिकली आपका वी बाई आर, है ना। तो एक आर से यहाँ कैंसिल आउट होगा, एक आर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से कितना बना देखो वी नोट इज इक्वल टू क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा आपका 2v, इम्प्लाइज v इज इक्वल टू हो जाएगा वी नोट बाई 2, सीधा सिंपल आ गया अपना, है ना, दो स्टेप में आंसर आ गया।
है ना, अपने को दो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर अपने पास v आ गया तो अब ओमेगा निकालना कोई खास बात नहीं है। ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, v बाई आर। तो कितना हो जाएगा, v नॉट बाई 2r। तो देखो ये अपन पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं, पर मैंने आपको एक दूसरा मेथड भी बता दिया है, ये थोड़ा इजी रहता है। अगर क्वेश्चन में सिर्फ ओमेगा ही या v पूछे तो फिर आपको दो इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने की जरूरत नहीं है। कॉन्टेक्ट पॉइंट के बाद आपको क्या लगा देना है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंट, उससे अपना आंसर आ जाएगा। अब देखो ये हो गई अपने पास तीन चीजें अपने निकाली। चौथा देखो आपसे क्या पूछा जा सकता है, चौथा यहाँ से क्या पूछा जा सकता है, टोटल वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, कि वर्क डन का फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा। और अगर ऑप्शन में जीरो दिया हुआ होगा तो ज़्यादातर बच्चे इसमें गलती भी कर देंगे, वो सीधा किस पे टिक करके आएंगे, जीरो पे। पर इसका आंसर जीरो होगा नहीं। कैसे, लेट मी टेल यू। जीरो इसलिए नहीं होगा क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन तभी जीरो होता है जब प्योर रोलिंग हो रही थी आपकी। प्योर रोलिंग के केस में तो स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन जीरो होता है। पर यहाँ पे देखो इनिशियल सिचुएशन से लेके, ये अपनी इनिशियल सिचुएशन है और ये अपनी फाइनल सिचुएशन है। इनिशियल से फाइनल तक ये बेसिकली आपका जो रिंग है वो अचीव कर रहा है क्या, रोलिंग मोशन। इन बिटवीन रोलिंग मोशन स्टार्ट नहीं हुई है। रोलिंग मोशन यहाँ से फाइनल सिचुएशन है, ये आपकी फाइनल सिचुएशन है। इस सिचुएशन के बाद जो क्या होगी, आपकी रोलिंग मोशन स्टार्ट होगी। इससे पहले रोलिंग मोशन नहीं हो रही, स्लीपिंग भी हो रही है। स्लीपिंग भी हो रही है, रोल भी कर रहा है, कहने का मतलब रोटेट भी कर रहा है, पर स्लीपिंग हो रही है। इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन जीरो नहीं होगा। हाँ, फाइनल पोजीशन के बाद, इसके बाद अगर ये डिस्क रोल करेगी तो आगे स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। पर यहाँ तक स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन भी आएगा, तो उसी को अपन चेक करेंगे कि वर्क डन। चौथी चीज अपने से वर्क डन पूछी जा सकती है, तो देखो कैसे। तो नेक्स्ट अपना पॉइंट है तो बेसिकली टू कैलकुलेट, है ना। नेक्स्ट अपना है टू कैलकुलेट टोटल वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन, कितना आएगा वो अपन निकालना चाह रहे हैं। तो देखो इसका सबसे सिंपल तरीका निकालने का, अगेन इसके भी दो मेथड है ना, वन बाय वन अपन दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। पहला तो सीधे सिंपल अपन वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे। तो सबसे पहले अपन करेंगे यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम। देखो वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करेंगे। वर्क एनर्जी क्या होती है, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब के फाइनल माइनस के इनिशियल। अब देख लेते हैं के फाइनल कितनी है। के फाइनल कितनी है, देखो आपकी डिस्क रोटेट भी कर रही है तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, ये हो जाएगी आपकी ट्रांसलेशनल करने, माइनस इनिशियल कितनी है, क्योंकि रोटेट कर नहीं रहा है, सिर्फ ट्रांसलेशनल है तो हाफ एम वी स्क्वायर। अब देखो आगे क्या होगा, आगे देखो यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे यहाँ से, तो ओमेगा टी देखो कितना आएगा अपना, ओमेगा टी आएगा हाफ, आई को रख सकता हूँ एम आर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से ओमेगा को क्या रख सकता हूँ, वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। अब देखो आर स्क्वायर कैंसिल आउट, तो ये ओमेगा टी कितना बन जाएगा, यहाँ से बन जाएगा एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। अब वी अपन जानते हैं, टर्म ऑफ वी नॉट जानते हैं, एम वी है आपका वी नॉट बाई टू का होल स्क्वायर माइनस वन बाई टू एम वी नॉट स्क्वायर। इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो एम वी नॉट स्क्वायर बाई फोर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर, तो ये बनेगा माइनस टाइम वन बाई फोर एम वी नॉट स्क्वायर। तो देखो जो वर्क टोटल वर्क डन है स्टैटिक फ्रिक्शन का वो क्या आ रहा है, नेगेटिव। और जाहिर सी बात है वर्क फ्रिक्शन का वर्क डन क्या होता है आपका, हमेशा नेगेटिव आता है। तो कितना आया, वन बाई फोर एम वी नॉट स्क्वायर। ये तो इसका देखो आसान मेथड है एनर्जी कंजर्वेशन लगा के। अगेन देखो एनर्जी कंजर्वेशन क्या, सॉरी वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के। और इसमें फाइनल ओमेगा और भी अपने को पता होना चाहिए, जाहिर सी बात है तभी कैलकुलेट कर पाएंगे। दूसरा देखो इसका मेथड क्या है, दूसरा भी इंटरेस्टिंग मेथड है। अपन जानते हैं देखो वो स्टैंडर्ड मेथड यूज करेंगे अपन जानते हैं देखो टोटल वर्क डन चाहिए, यहाँ पे अपने को चाहिए टोटल वर्क डन चाहिए टोटल। तो टोटल वर्क डन देखो यहाँ पे दो टाइप की मोशन हो रही है, एक हो रही है आपकी ट्रांसलेशनल मोशन और प्लस एक हो रही है आपकी रोटेशनल मोशन। तो दोनों टाइप के वर्क डन आएंगे। अब देखो ट्रांसलेशनल में तो कोई समस्या नहीं है, ट्रांसलेशनल में कोई समस्या नहीं। कैसे, ट्रांसलेशनल तो क्या हो जाएगा, माइनस टाइम एफ इंटू डी, क्योंकि फ्रिक्शन लग रहा है पीछे की तरफ और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आगे की तरफ, तो एफ डी हो गया, सिंपल है ये तो कोई। और डी की वैल्यू अपने कैलकुलेट कर रखी है। प्लस ओमेगा आर क्या होगा, रोटेशनल होगा टो इंटू थीटा। यहाँ पे लिखते हैं एंगुलर, जो आपका एंगुलर वर्क डन होता है उसमें क्या लिखते हैं, टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। अब देखो थीटा कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखो यहाँ से सबसे पहले अपन थीटा कैलकुलेट कर लें। सिंस
थीटा अपना क्या होता है, ओमेगा इनिशियल इंटू टी, वो तो जीरो है, प्लस हाफ एल्फा टी स्क्वायर। अब देखो हाफ एल्फा की वैल्यू अपन कैलकुलेट कर रखी है एफ बाई एम आर। एक बार चेक कर लेते हैं पीछे अपन, एल्फा की वैल्यू अपन पीछे कैलकुलेट कर रखी है। एल्फा की वैल्यू कितनी आई थी अपनी, एफ बाई एम आर है ना, एफ बाई एम आर है अपनी, तो ये होगी अपनी एफ बाई एम आर, एफ बाई एम आर होगी इंटू टी स्क्वायर। टी की वैल्यू कितनी थी, एम वी नोट अपॉन 2f का होल स्क्वायर है ना। टी की वैल्यू यही थी अपन ने कैलकुलेट की है, सबसे पहले अपन ये कैलकुलेट किया एम वी नोट अपॉन 2f, एम वी नोट अपॉन 2f। तो ये देखो एम वी नोट अपॉन 2f आ गया, यहाँ तो कोई समस्या नहीं। अब देखो यहाँ से तो थीटा आ जाएगा अपना, थीटा इज इक्वल टू, देखो यहाँ से बनेगा ये बेसिकली एक एम से एक एम कैंसिल आउट हो जाएगा और एक एफ से एक एफ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर तो बनेगा बेसिकली आपका एम वी नोट स्क्वायर, ऊपर तो बनेगा एम वी नोट स्क्वायर अपॉन नीचे देखो कितना बचेगा, यहाँ से 4 और 4 4 2 8 और 8 और यहाँ से बनेगा 8 और आर एफ बन जाएगा, 8 आर एफ, ये आपका आ गया थीटा। ठीक है भाई, ये आ गया आपका थीटा। ठीक है थीटा। अब देखो उस इक्वेशन को यूज करते हैं, इसको वैल्यू को उठा के अपन कहाँ रखेंगे, इस वाली इक्वेशन में रखेंगे। सोल्व करेंगे तो अपना जो ओमेगा टोटल वर्क डन जो आएगा बेसिकली माइनस एफ टी डी, डी की वैल्यू भी रख देते हैं यहाँ से। डी की वैल्यू देखो अपनी कितनी आई थी, 3/8 एम वी नोट स्क्वायर अपॉन एफ, ये अपनी किसकी वैल्यू आई थी, डी की, प्लस टो इज इक्वल टू क्या होगा, एफ अपॉन एफ आर, टो तो एफ आर ही अपन जानते हैं, इंटू थीटा, थीटा अपन कैलकुलेट कर लिया एम वी नोट स्क्वायर अपॉन एट आर एफ। अब देखो आर एफ से आर एफ कैंसिल आउट और यहाँ एफ से एफ कैंसिल आउट, तो देखो जो टोटल वर्क डन आएगा माइनस टाइम 3/8 एम वी नोट स्क्वायर माइनस प्लस सॉरी एम वी नोट स्क्वायर बाई 8। इसको जब फर्दर सोल्व करेंगे तो जो ओमेगा टोटल अपना है, डब्ल्यू टोटल है, वो कितना आएगा, वो आएगा बेसिकली यहाँ से वही माइनस का 1/4 एम वी नोट स्क्वायर बाई 4। किसी भी मेथड से कैलकुलेट कर सकते हो अपन, स्टैंडर्ड मेथड भी यूज किया वर्क डन का, साथ ही साथ वर्क एनर्जी थ्योरम भी यूज किया, दोनों से सेम आ रहा है। तो देखो नॉन जीरो आ रहा है ना, तो ये खास बात याद रखनी है इस क्वेश्चन में। अगर ऑप्शन जीरो होता है तो जनरली बच्चे जीरो ही करते हैं, पर अपने को यहाँ पे एक चीज़ खास बात याद रखनी है कि यहाँ पे जीरो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे स्लीपिंग हो रही है, ये ध्यान रखेंगे। तो देखो इस क्वेश्चन पे अपन ने पूरा पीएचडी कर लिया है ना। अब क्वेश्चन में होगा क्या, हो सकता है आपको क्वेश्चन में रिंग की जगह क्या दे देंगे, वो डिस्क दे देंगे, बस इतना ही होगा। रिंग की जगह डिस्क दे दिया, सिलेंडर दे दिया, ऐसे दे देंगे, तो बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा, कॉन्सेप्ट तो सेम होना नहीं है। तो कहने का मतलब ये कांस्टेंट फैक्टर तो ये रहने हैं, बीच में जो सॉरी एम वी नोट और एफ ये तो यही रहने हैं, जो नंबर न्यूमेरिकल नंबर है वो चेंज होता रहेगा। तो देखो अपन ने डी निकाल लिया, टी निकाल लिया, बी निकाल लिया, ओमेगा निकाल लिया, टोटल वर्क निकाल लिया। अब इस क्वेश्चन में इसके अलावा कुछ भी पूछा नहीं जाएगा, सारी चीज़ें देख ली है ना। तो एक बार ध्यान से देखें और इसको ऐसे क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करें है ना। और भी ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे आप चेंज करके देख सकते हैं ना, आप खुद चाहें तो इसी क्वेश्चन में क्या कर लें, रिंग की जगह डिस्क लेके खुद प्रैक्टिस करें और सोल्व करें। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर अपन ऐसा ही कोई फिजिक्स का शानदार क्वेश्चन लेके आए उपस्थित होंगे और उस क्वेश्चन से रिलेटेड सारे जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।